हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आज की इस क्लास में। तो दोस्तों, अभी तक जो है बिहार स्पेशल में हम लोगों ने प्राचीन बिहार को जो है पूरी तरह से कवर कर लिया है और आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मध्यकालीन बिहार के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है। तो आज का वीडियो भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है। और कुछ लोगों को अगर पता नहीं हो तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक जो है और एक बार भी सिर्फ क्लास भी देखा होगा कि भारत के इतिहास का, तो बिहार का जो इतिहास है वो आपको समझने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो मध्यकालीन बिहार में हम क्या क्या देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं सल्तनत काल को देखेंगे कि सल्तनत काल के समय में बिहार में ऐसे क्या हुए थे, बदलाव हुए थे, किस शासक ने क्या किया था, नहीं किया था, वो सभी का सभी देखेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मुगल काल के संबंधित में। ठीक है। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो हमारी अच्छी लगती होगी और अगर अच्छी लगती है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं और साथ ही जो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं। तो जैसे भारत में देखिएगा, मध्यकालीन भारत में हम लोग सल्तनत काल और मुगल काल पढ़ते हैं, इसी प्रकार जो है हम मध्यकालीन बिहार में जो है तुर्क मुसलमान के बारे में पढ़ेंगे, कर्नाट वंश के बारे में, मुगल वंश के बारे में, अफगान के बारे में पढ़ेंगे और सिख धर्म के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे एक भारत का मैप जो है यहाँ पे दिया गया है। इस मैप से आपको क्या देखने को मिलेगा कि जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक दिल्ली है। ठीक है। दिल्ली यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, जो कि भारत की राजधानी है। दिल्ली सल्तनत का विस्तार होता है वो कहाँ से, तो अफगान साइड से आते हैं और दिल्ली पर जो है उन्होंने शासन किया है। जिस समय जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करते हैं उस समय देखिएगा था कई छोटी जो शक्तियों का जो है शासन क्षेत्र कौन था, तो ये आपका राजस्थान गुजरात वाला क्षेत्र है। ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा कि जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज तृतीय से आक्रमण करते हैं उस समय जो है इसी वाले क्षेत्र में जो है वो आपका राजपूत वंश देखने को मिलता है। ठीक है। और तराइन का द्वितीय युद्ध के बाद जो है, दूसरे तीसरे युद्ध के बाद यहाँ पे क्या होता है, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। ठीक है। उसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे जो है चारों तरफ जो है अपना विस्तार करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए दिल्ली सल्तनत में वंश की बात करें कि कौन कौन से वंश ने शासन किया था, तो यहाँ पे देखिए गुलाम वंश हो जाएगा, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये सभी ने शासन किया था। अफगान में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ से भी हम बता देते हैं। तो अफगान में हम नुहानी वंश के बारे में पढ़ेंगे, सूर वंश के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ हम शेर शाह सूरी को विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद करारानी वंश को देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात से सल्तनत जो है ना समाप्त कर इस क्षेत्र में मुगल शासन क्या करते हैं। ठीक है। अगर आप लोगों ने पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा है तो आप वो भी देख सकते हैं, वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्या होता है 1526 में जो है ना, एक तरह से कहे हम शॉर्टकट में बताए अगर आपको, तो बाबर क्या करते हैं, वो भारत में आते हैं और यहाँ पे आक्रमण करने के बाद जो है पानीपत के युद्ध में विजय जब हो जाते हैं तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर देते हैं और भारत में जो है मुगल वंश की स्थापना कर देते हैं। दक्षिण भारत को मुगलों द्वारा ही साम्राज्य में सम्मिलित किया गया था, यह बात आपको ध्यान रखना है। अकबर के शासनकाल तक मुगलों के अंतर्गत रहा 1576 में। ठीक है। मतलब कहने का मतलब जो है अकबर के शासनकाल तक जो है दक्षिण भारत मुगलों के अंतर्गत ही रहा, लेकिन 1576 में बिहार को बंगाल में सम्मिलित कर लिया गया था, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। आधुनिक काल के बारे में देखिए, वर्ष 1912 में बिहार को अपना अस्तित्व पुनः प्राप्त होता है। इसके बाद एक तुर्क शासन को हम यहाँ से आप देख लेते हैं। तुर्क शासन को यहाँ से देखेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो एक एक करके हम सभी को देखेंगे। तो तुर्क शासन को देखिएगा था जिस समय बिहार में पाल वंश कमजोर पड़ रहा था उसी समय भारत पर अरबी दिल्ली क्षेत्र एवं पंजाब क्षेत्र में क्या करते थे, आक्रमण कर रहे थे। इसी में आपको देखने को मिलता है कि बख्तियार खिलजी ने बिहार के कई छोटे राज्यों को विजित कर अपना शासन स्थापित किया था। बख्तियार खिलजी ये कौन थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के एक तरह से कहे तो गुलाम थे या सेनापति भी आप कह सकते हैं, और ये जो थे मोहम्मद गौरी का भी गुलाम थे, ये बात भी आपको ध्यान रखना है।
बख्तियार खिलजी सर्वप्रथम जो है ना उदंतपुरी बिहार पर अभियान करता है। वो उसे सफलतापूर्वक 1198 ईस्वी में विजिट कर लेता है। आपको बताना है कि उदंतपुरी जो विश्वविद्यालय इसकी स्थापना किसने करवाया था। मैंने पिछले वीडियो में अगर कराया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो क्या करता है, तो उदंतपुरी बिहार जो है उस पर जो है अभियान करता है और 1198 ईस्वी में इसे जीत लेता है। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के पश्चात ही क्या होता है, तो कर्नाट के शासक ने हार स्वीकार कर बख्तियार खिलजी को टैक्स देना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, और बख्तियार की हत्या उसके एक अधिकारी अली मर्दान ने कर दी। इसकी समाधि कहाँ है, तो बिहार शरीफ नालंदा में जो पड़ता है, इमादपुर में है। अब इधर देख लेते हैं, कुछ पॉइंट इधर भी है। ठीक है, तो बिहार में जो सर्वप्रथम तुर्क जो शासक था बख्तियार खिलजी आता है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, तो गुलाम था। ठीक है, तो बिहार में सबसे पहले जो है तुर्क शासक कौन आता है, तो बख्तियार खिलजी आता है, और वो किसका, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। बिहार में स्थित नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय को क्या करता है, नष्ट कर देता है, और इस प्रकार ये संपूर्ण बिहार को अपने अधीन कर शासन स्थापित कर लेता है। ये सभी प्रमुख घटनाएं दक्षिण बिहार में हो रही थी। उस समय उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का शासन था, ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद हमने यहाँ पे बताया था आपको कि क्या करता है, तो कर्नाट वंश के यहाँ पे देखिएगा, तो शासक ने हार स्वीकार कर लिया बख्तियार खिलजी को और टैक्स देना प्रारंभ कर दिया। बख्तियार खिलजी उत्तर बिहार को आगे उत्तर बिहार से जो है आगे बंगाल पर अभियान करता है। बंगाल में सेन राजवंश का शासक लक्ष्मण सेन को पराजित के पश्चात बंगाल पर भी बख्तियार का शासन स्थापित हो जाता है और राजधानी लखनऊती को बनाता है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे जो है एक पॉइंट हमने देखा था कि इसकी हत्या जो उसके एक अधिकारी अली मर्दान के द्वारा कर दी जाती है, और उसका जो समाधि कहाँ बनता है, तो बिहार शरीफ इमादपुर में, जो कि नालंदा में पड़ता है। अब यहाँ पे जैसे एक मैप दिया गया है, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे 3 विश्वविद्यालय का लोकेशन दिया गया है। जब एक तरह से कहे तो बख्तियार खिलजी जब बिहार की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे क्या था, तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय यहाँ पे था, नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ पे थे, और यहाँ पे विक्रमशिला विश्वविद्यालय थे। बीच में तो आपको पता होगा कि बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी बहती है। ऊपर में जो था वो कर्नाट वंश था। तो क्या किए थे, तो इन तीनों एक तरह से कहे तो इन सभी विश्वविद्यालयों को ज्यादातर नष्ट ही कर चुके थे, और उसके बाद कर्नाट वंश पर जब आक्रमण करना चाहते हैं तो उन्होंने हार स्वीकार कर लिया और खुद ही टैक्स देने लगे। उसके बाद बख्तियार खिलजी यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बंगाल की तरफ चले जाते हैं और सेन वंश को वहां पे पराजित कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब हम लोग कर्नाट वंश के बारे में भी कुछ देख लेते हैं पॉइंट। तो मिथिला के कर्नाट वंश के बारे में देखिएगा, इसका संस्थापक कौन था, तो नान्यदेव था। राजधानी क्या था, तो सिमरावगढ़ था, जो कि फिलहाल अभी एक तरह से कहे तो नेपाल में पड़ता है। ठीक है, और ये कब था, तो पाल वंश के पतन के दौर में तिरहुत मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का क्या हुआ था, तो उदय हुआ था। कब, तो पाल वंश का जब समाप्ति हो रहा था, पतन हो रहा था, उस समय में इनका उदय हुआ था। कर्नाट वंश पर तुर्क सेनापति जो था तुगरिल तुगन के अभियानों की चर्चा तिब्बती धर्मास्वामी ने की है, ये बात आपको भी ध्यान रखना है। बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय कर्नाट शासक नरसिंह देव ने नजराना या भेंट देकर सहयोग किया था, क्योंकि कर्नाट वंश का सेन वंश से क्या का संघर्ष था। ठीक है, जब एक तरह से कहें तो बख्तियार खिलजी कर्नाट वंश को छोड़कर जब पश्चिम बंगाल की तरफ जब चले जाते हैं, बंगाल की तरफ आक्रमण करने, तो क्या करते हैं, तो नरसिंह जो देव थे वो कुछ भेंट देते हैं, कुछ हेल्प करते हैं। क्यों, वो सपोर्ट में रहते हैं कि आप सेन वंश को क्या कीजिए, समाप्त कर दीजिए, क्योंकि उनसे उसका संघर्ष चलता रहता है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि गयासुद्दीन के अभियानों के समय कर्नाट वंश का शासक कौन था, तो हरि सिंह देव था। ये बात आपको याद रखना था। यह क्या था, तो 1279 से लेकर 1335 समाज सुधारक भी था। कौन था, हरि सिंह जो देव थे वो समाज सुधारक भी कहे जाते हैं। और यहाँ पे एक और बात दिया गया कि गयासुद्दीन तुगलक ने अपने बंगाल अभियान के क्रम में कर्नाट वंश पर भी विजय प्राप्त कर लिया था, और हरि सिंह देव इस वंश का अंतिम शासक था। इसके समय जो था पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। ठीक है, पूंजी होगा यहाँ पे, ठीक है, आपको याद रखना है पूंजी होगा। पूंजी प्रबंध से तात्पर्य जन्म, मृत्यु, विवाह आदि की जानकारी रखा जाता था। एक तरह से कहे तो नोट करके लिखा जाता था।
बिहार मिथिला क्षेत्र में मिथिला भाषा का जो है सर्वाधिक विकास इसी समय हुआ था। कब हुआ था? तो देखिए मिथिला भाषा का जो सबसे ज्यादा विकास हुआ था बिहार के क्षेत्र में वो कनाट वंश के समय में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना। अब हम लोग देखें सल्तनत काल में बिहार को देखेंगे तो दिल्ली के सुल्तान एवं बंगाल के शासकों के बीच दिल्ली के सुल्तान बंगाल के शासकों के बीच क्या हुआ था? निरंतर होने वाले संघर्ष में बिहार लंबे समय तक देखिएगा एक तरह से तो युद्ध का अखाड़ा बना रहा था। इल्तुतमिश इल्तुतमिश के बारे में देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट करके आप देखिएगा, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने बिहार पर अभियान किया। उसने 1225 में बंगाल व बिहार पर अभियान किया था, परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकारियों के समय खत्म हो गया था। उसके बाद तुगलक काल में देखिए, तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण हुआ। ग्यासुद्दीन तुगलक जो थे ने क्या किया था? तो कर्नाट वंश पर विजय प्राप्त कर लिया था, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने भी अपने बंगाल अभियान 1359 के समय क्या किया था? तो बिहार आया था, पटना गया से उसके अभिलेख जो है वो प्राप्त हुए। किसके? तो फिरोज शाह तुगलक का जो अभिलेख आपको पटना गया के क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। अब तुगलक काल में देखिएगा तो बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी, ये बात आपको याद रखना है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। उस समय बिहार शरीफ का नगर जो था बौद्ध धर्म का क्या था? तो प्रमुख केंद्र था, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेखों में उनके द्वारा अनुदान देने के प्रमाण मिले हैं। तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम जो है मलिक इब्राहिम का था, जो मलिक बाया कहलाते थे। इनका मकबरा बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित है, आपको याद रखना है, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या रखना है कि मलिक जो इब्राहिम था इनका मकबरा कहाँ है? तो बिहार शरीफ में है। आपको 13वीं शताब्दी के मध्य में मिनहाज ए सिराज की रचना तबकाते नासरी में बिहार नाम का उल्लेख मिलता है। आपको याद रख 13वीं शताब्दी के जो मध्य में मिनहाज सिराज की रचना हुई थी तबकाते नासरी, उसमें जो है बिहार शब्द का भी उल्लेख मिलता है। बिहार में अफगान शासक देखिएगा तो सैयद व लोधी वंश धीरे धीरे क्या होता है तो कमजोर पड़ रहे थे। लोधी वंश के समाप्ति के पश्चात बिहार में अफगानों ने क्या किया था? तो शासन किया था। अफगान के 3 राजवंशों का शासन बिहार पर रहा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जो है अफगान वंश के बारे में काम करते हैं। कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बिहार में जो है अफगान शासक, यहाँ से हम लोग देख लेंगे और तीनों वंश को एक ही वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रखते हैं, छोटा छोटा क्लास रहेगा, तो आप चाहे तो खाना खाते वक्त भी रिवीजन कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको नोट्स भी दे देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।